हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं कुछ एक फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कोर्स आप लोगों के इसमें दो टॉपिक रहेंगे, टू सब्जेक्ट रहेंगे आप लोगों के। द फर्स्ट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड द सेकंड इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम कल करेंगे बात। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्री बैच जो आप लोगों का कंप्लीट रहेगा। ऑलमोस्ट 30 क्लासेस का एक कंप्लीट आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपने इस चैनल के ऊपर, जो कि होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। तो भारतीय राज व्यवस्था आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के एटलीस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं 20 क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे 5 क्वेश्चन आते हैं और कहीं पे 10 to 7 क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पूरा बैच आप लोगों का, चाहे आप लोग किसी क्लर्क एग्ज़ाम से लेके आप लोगों का स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होगा वहाँ तक बात करेंगे। यहाँ पे ये स्पेशल मैं टारगेट करता हूँ हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम को, बट ये वाला जो मेरे दो टॉपिक रहेंगे, दो सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल ओवर सेंटर और स्टेट लेवल के सब स्टूडेंट के लिए रहेंगे, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने से पहले आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भारतीय राज व्यवस्था क्या है, क्यों भारत के लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, क्या इसके पीछे रीज़न थे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा पूरा इसके ऊपर रहेगा, इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इसके मैं आप लोगों को पूरा इतिहास बताऊंगा और आप लोगों को मेरे द्वारा जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी वो 1707 से लेके 1950 तक पढ़ाई जाएगी। यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी की। आज और कल की क्लास में जस्ट आप एक इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्यों इसकी किस तरह और कैसे आप लोगों को आवश्यकता पड़ी, क्यों भारत और भारत के लोगों को ज़रूरत पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारत में होने की। ओके, तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या है आप लोगों का इंडियन पॉलिटी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ मेरी जब भी कोई क्लास हो तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो मैं कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूँ या पहले से मटेरियल लेके नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा जितना भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को एक क्लास के रूप में दिया जाएगा, आप लोगों को सारा मटेरियल, और ये मटेरियल आप लोगों का जो होगा एक बोर्ड के ऊपर समझाया जाएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम के लायक जितने इसके क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और एक तरह से मैं हर एक स्टूडेंट को हमेशा एक श्योरिटी देता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम से, चाहे आप लोग क्लर्क का पेपर दे रहे हो या आप लोग स्टेट पीसीएस का, 95% आप लोगों के क्वेश्चन कवर होंगे इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे सब्जेक्ट से। ये मेरी हमेशा हर एक स्टूडेंट के साथ प्रॉमिस रहता है, तो आप लोगों के साथ भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सब स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है, तो आई होप यहाँ पे भी आप बच्चों को बेनिफिट होगा। तो बात करते हैं पॉलिटी की। तो इसमें पहले बात की जाएगी इंडियन पॉलिटी की। हिंदी में कहा जाए तो इसे कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था। नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि भारतीय राज व्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था को ही आप लोगों का कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था। द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। ठीक है, द सिस्टम इज रूल टू इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। जिन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप लोग भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, कि आप लोगों की जो इंडियन पॉलिटी है, आप लोगों की जो भारतीय राज व्यवस्था है, ये सीधे तौर पर कहाँ से रन करती है। तो सीधे तौर पे ये आप लोगों की जो रन करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। भारतीय संविधान से ही ये सीधे सीधे तौर पर रन करती है आप लोगों की इंडियन पॉलिटी। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आप लोगों ने जाना और हम सबको पता है कि जो भारतीय राज व्यवस्था है हमारी, इसका सीधे तौर पे जो संबंध है वो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको पॉलिटी में पढ़ना ही क्या है। आप लोगों को सबसे पहले पॉलिटी में ये पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हमारे देश में जो राज व्यवस्था है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको चलाने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ काम करती हैं, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भारत की राज व्यवस्था या भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको चलाने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती हैं। तो हम सबको इस बात का पता है कि भारत की राज व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडी हैं आप लोगों की। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे इससे ही। थर्ड इज जुडिशरी। अब इनका काम क्या है, किस किस तरह ये काम करती हैं, तो ये भी हम सब जानते हैं कि जो लेजिस्लेटर है आप लोगों की, इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विधायिका, इसे कहा जाता है विधायिका। जिसका काम क्या है, लेजिस्लेटर का काम क्या है, इसका काम है मेकिंग द लॉ। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला, मेकिंग द लॉज। आप लोगों के जितने भी कानून हैं उनका निर्माण किया जाता है लेजिस्लेटर के द्वारा, या विधि का निर्माण भी आप इसे कह सकते हैं, कानून का निर्माण या विधि का निर्माण। व्हाट टू एग्जीक्यूट दैट लॉ, टू अप्लाई दैट लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो भी आप लोगों का लॉ बनाया गया है, जो भी आप लोगों का कानून का निर्माण किया गया है, जिस भी विधि का निर्माण किया गया है, इसको एग्जीक्यूट या अप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आप लोगों के द्वारा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसे आप लोग कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका। कार्यपालिका लेजिस्लेटिव के द्वारा जितने भी आप लोगों के लॉ बनाए जाएंगे, उसको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस लॉ को टू अप्लाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब उस लॉ को, जो भी आप लोगों का लॉ बना है जिसे एग्जीक्यूट किया गया है, इस लॉ को या इस कानून को या इस विधि को स्थापित करने का काम किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं विधियों की जो व्याख्या की जाती है या इसकी समीक्षा की जाती है और उन्हें रेगुलेट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आप लोगों की जुडिशरी के द्वारा। ये क्या करेगी, ये आप लोगों के लॉ बनाएगी। ये क्या करेगी, ये आप लोगों के लॉ को स्थापित करेगी। और ये क्या करेगी, इस लॉ को रेगुलेट करेगी। तीनों चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ आ गई होंगी। तो मेनली हम इसमें बात करेंगे या मेनली हम इसमें समझेंगे कि अपने देश की व्यवस्था के बारे में जानने के लिए, जिसमें हमने 3 मेनली इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट इज़ लेजिस्लेटर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे पहले या आप लोग संविधान तक पहुंचने पहले मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन पॉलिटी या आप लोगों की जो भारतीय राज व्यवस्था है, उसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है। ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे देश में राजा और महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, राजा और महाराजाओं का जब तक राज चलता था भारत में, तब तक पूरी तरह से आप लोगों का जो शासन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था आप लोगों का राजतंत्र। यहाँ पर आप लोगों की जो भी चलती थी डायनेस्टी चला करती थी और वहीं पे शासन आप लोगों का चला करता था। और फिर जो आप लोगों के रूलर होंगे वो क्या करते थे, रूल करते थे। लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, जो आप लोगों की इंडियन पॉलिटी है, इसकी शुरुआत आप लोगों की तब हुई थी जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। जो आप लोगों के ब्रिटिशर थे, जब इन्होंने भारत में कदम रखा तो समझ लीजिए आप लोगों की जो इंडियन पॉलिटी थी स्टार्ट भी वहीं से होती है। तो मैं इस पर आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि क्या ये चीज़ें थी, किस किस तरह ये जानते हैं।
तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भारत में एक डायनेस्टी चलती थी जिसे आप लोग जानते हैं मुगल डायनेस्टी के नाम से, ठीक है, जो आप लोगों की थी मुगल डायनेस्टी। जब आप लोग मेरे पास पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, देन आप लोग इन सब के बारे में एक एक करके जानते थे। तो भारत के जो मुगल बादशाह थे उनका क्या नाम था? तो भारत के जो उस समय मुगल बादशाह थे आप लोगों के सबके फेवरेट, जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शासन किया करते थे। तब अकबर के ही शासनकाल में, ठीक है, अकबर के ही शासनकाल में 1599 में क्वेश्चन बनेगा सीधा हिस्ट्री में आप लोगों से, ठीक है। 1599 में एक अंग्रेज भारत में आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डे। जॉन मिल्डे नामक का पहला भारत में अंग्रेज आया था, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले आने वाला पहला ब्रिटिशर अंग्रेज कौन था? तो आप लोगों ने याद रखना है जॉन मिल्डे उसका नाम था। 1599 में जब अकबर का शासनकाल या मुगल डायनेस्टी थी तो वो भारत में पहली बार आया था। इसके साथ एक और भी अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। जॉन मिल्डे और दूसरा था आप लोगों का रॉल्फ फिंच। ये जो रॉल्फ फिंच था ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला पर्सन था। जो आप लोगों का इससे पहले जो पर्सन था जिसका नाम था जॉन मिल्डे, वो भारत में आने वाला था, और जो आप लोगों का रॉल्फ फिंच है ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो पर्सन है ये वापस जाएंगे कहाँ पे? ब्रिटेन में। जब ये भारत की यात्रा कंप्लीट करके जाते हैं तब ये अंग्रेज जो होंगे दोनों पर्सन, जिसमें एक आप लोगों के होंगे रॉल्फ फिंच और एक होंगे जॉन मिल्डे, ये वापस जब आप लोगों के ब्रिटेन में जाएंगे तो इन दोनों के द्वारा, ठीक है, एक दल तैयार किया जाता है जो कि एक ट्रेडर दल होगा या ट्रेडर ग्रुप होगा, व्यापारियों का एक ग्रुप होगा जिसका इन्होंने नाम रखा था मर्चेंट एडवेंचर। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है ये मर्चेंट एडवेंचर, इन दोनों के द्वारा इस एक ग्रुप को तैयार किया जाएगा। और ये जो मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप होगा ये ब्रिटेन की जो महारानी उस समय हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास ये दोनों या ये पूरा ग्रुप मर्चेंट एडवेंचर का जाएगा और ये इनसे रिक्वेस्ट करेगा, ये इनसे अपील करेगा कि हमें भारत में व्यापार करने का आप एक एकाधिकार प्रदान कर दीजिए। तो इसी के अनुसार महारानी जो आप लोगों की एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट होगी, इन्होंने एक राजलेख इनको प्रदान किया, एक चार्टर इनको दिया और इस ग्रुप को इन्हें भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की परमिशन दी। क्वेश्चन पहला आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्रिटिशर के द्वारा कौन सा ऐसा ग्रुप बनाया गया था जो भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया था? तो ये बनाया गया था मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर ने ही एकाधिकार प्राप्त किया था ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा ही इन सब के लिए इसके लिए एक, ठीक है, एकाधिकार प्रदान किया गया, एक चार्टर साइन किया गया जिसके अनुसार कि ये पर्सन, ये जो ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचर का, ये 15 वर्ष के लिए भारत में जाकर व्यापार करेगा। तो यहाँ से आप लोगों का साइन होता है एक चार्टर, एक एकाधिकार जो कि इनको दिया जाता है महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा, और इसी एकाधिकार के अंतर्गत महारानी एलिजाबेथ इनको जो चार्टर साइन करके देगी वो कब देगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा मर्चेंट एडवेंचर को भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में। लंदन में हुई थी इसकी कंपनी, और इसी राजलेख जो आपकी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको दिया था, इसी के तहत इन पर्सन को, ये जितने भी पर्सन थे, इनको भारत में व्यापार करने की जो भी स्थापना थी वो इन्होंने की थी बाय द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में बनी थी। ठीक है, भारत में इनका राज चलता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कितनी प्रेसिडेंसी थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को
पूछा जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो याद रखना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, और इन 3 प्रेसिडेंसी को कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? द फर्स्ट इज बंगाल, सेकंड आप लोगों का मद्रास, थर्ड आप लोगों का होगा यहाँ पे बॉम्बे। ठीक है, तो तीनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है। इन्हीं 3 कंपनियों, इन्हीं 3 जगहों पर, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे पर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे व्यापार करते थे, जो भी आप लोगों का मर्चेंट ग्रुप था, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी में आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी में कौन कौन पर्सन हुआ करते थे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक होता था आप लोगों का प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक होता था प्रेसिडेंट, या जिसे कहते थे आप लोग गवर्नर भी कह सकते हैं, गवर्नर लिखें, प्रेसिडेंट मत लिखना, क्योंकि उस टाइम गवर्नर का रूल चला करता था। एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर इनका, ठीक है, और इन्हीं के अधीन होते थे आप लोगों के 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, इन्हीं के अंतर्गत कहे जाते थे, या इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता था। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया के नाम से क्या करते थे? व्यापार या ट्रेड करते थे। लेकिन बात आती है मुगल डायनेस्टी की। ठीक है, यहाँ से बात आप लोगों की स्टार्ट हो गई, और यहीं से आप लोगों को कुछ एक चीज़ें देखने को पड़ेंगी। जब तक आप लोगों की मुगल डायनेस्टी में पर्सन रहते हैं, जो मुगल सम्राट जिनका नाम हुआ करता था औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में आप लोग जानते हैं, औरंगजेब का शासनकाल काफ़ी अच्छा रहा था। औरंगजेब आप लोगों का जीवित रहा था 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की आप लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जब तक औरंगजेब थे, तो 1707 तक जितनी भी आप लोगों की भारत या जितना भी इसके अधीन आप लोगों का शासन आता था, वो अंडर कंट्रोल रहता था किसके? मुगल डायनेस्टी के। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो आप लोगों को पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल डायनेस्टी का जो पतन हुआ था, डेक्लाइन हुआ था, वो किसकी मृत्यु के बाद होना स्टार्ट हो गया था? वो हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अदरवाइज आप लोगों से डेट भी पूछी जाती है, तो याद रखना 1707 के बाद। ठीक है, तो मुस्लिम साम्राज्य, सॉरी, जो मुगल साम्राज्य आप लोगों का था, इसका पतन हुआ था 1707 के बाद। जब इसका पतन हुआ आप लोगों का स्टार्ट, तो औरंगजेब जो आप लोगों का था, उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे, वो जितने भी थे, वो सारे क्या थे? शासन के लिए अयोग्य। इसलिए उसी का फ़ायदा उठाया किन्होंने? उसी का फ़ायदा उठाया आप लोगों के ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, और उसी का फ़ायदा उठाया आप लोगों के जितने भी बाकी पर्सन थे। इनकी मृत्यु के बाद आप लोगों के कौन पर्सन बनेंगे भारत के अगले मुगल बादशाह? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर बनेंगे आप लोगों के नगले मुगल बादशाह। फर्रुखशियर जो होगा आप लोगों का कब बनेगा? तो ये 1707 से लेके 1713 तक। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का। ठीक है, तो मुगलों ने, याद रखना आप लोगों ने, जैसे ही ये पर्सन आप लोगों का बनेगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप लोगों का ये रहता है कि कुछ सूबे जो आप लोगों के मुगलों के थे, वो क्या होते हैं? इनके हाथ से चले जाते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम सब इस बात के बारे में जानते हैं कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कहाँ कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कहाँ से होनी स्टार्ट हुई थी? तो याद रखना आप लोगों ने, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब वो सूबे थे जो कि पहले हुआ करते थे मुगल डायनेस्टी के। लेकिन मुगलों की कमज़ोर हालात को देखते हुए, जितने भी इनके प्रोविनेंस थे, ठीक है, जितने भी इनके प्रांत थे, यहाँ के जितने भी सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने अपने आप को मुगल डायनेस्टी से स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल डायनेस्टी के समय काल में, या इंडिपेंडेंट के समय में, या 1707 के बाद में कौन हुआ करता था सबसे संपन्न? तो ये पहले से ही था संपन्न आप लोगों का, बंगाल। बंगाल एक संपन्न हुआ करता था उस समय भारत का राज्य। ठीक है, तो ये सूबा हुआ करता था। तो यहीं से स्टार्ट होती है आप लोगों की इंडियन पॉलिटी की। इनकी मृत्यु के बाद ही आप लोगों की स्टार्ट होती है इंडियन पॉलिटी की। तो स्टार्ट करेंगे बंगाल से ही,
बंगाल से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज़ समझाई थी कि हमारी इंडियन पॉलिटिक की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, क्यों पड़ी भारत के लोगों को संविधान बनाने की ज़रूरत। रह तो ये पहले भी रहे थे बिना संविधान के, तो अब इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनको भारतीय संविधान की ज़रूरत पड़ गई। भारत में शासन व्यवस्था, एक रूल और एक रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए भारत में ज़रूरत पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ध्यान रखिए आप लोग इस बात का कि सन 1700, ठीक है, याद रखना सिंपल सी बात, जब सन 1700 आपका हुआ करता था तो भारत का जो मुगल बादशाह होता था उसका नाम था औरंगजेब, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ एक बातें बताई थी। औरंगजेब था जो आप लोगों का, इसने अपने समय काल में या अपने 1700 में इसने बंगाल का एक सूबेदार घोषित किया था। बंगाल का सूबेदार इसके द्वारा घोषित किया गया था मुर्शिद कुली खान। एक मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा आप लोगों को यहाँ से। मुर्शिद कुली खान को इसने 1700 में औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार घोषित किया। उस समय जो बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी ढाका, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। लेकिन 1707 में जैसे ही आप लोगों के औरंगजेब होंगे, इनकी जैसे ही मृत्यु होगी तो नया बादशाह आप लोगों का कौन बनेगा, आप लोगों को बताया था पहले ही मैंने, मुगल बादशाह अगला बनेगा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। तो 1713 में आप लोगों का फ्रुक्शियर आएगा, बहादुर शाह प्रथम या फर्स्ट, ये बनेगा अगला मुगल बादशाह। और 5 साल तक ये रहेगा, तो 5 साल तक मतलब कि 1713 तक रहेगा ये भारत का मुगल बादशाह, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है, जो आप लोग जानते हैं, पंजाब में इसकी मृत्यु होती है बहादुर शाह प्रथम की। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए, किस कारण इसकी मृत्यु होती है, क्योंकि ये बंदा बहादुर जो उस समय हुआ करता था, काफ़ी फेमस पर्सन, इसके खिलाफ ये एक अभियान में पंजाब में इसकी हो जाती है मृत्यु। इसके बाद आप लोगों के आएंगे जहादर शाह, ठीक है। जहादर शाह को आप लोग जानते हैं, जहादर शाह जिसे आप लोग जानते हैं लंपट मूरख के नाम से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों के फ्रुक्शियर आएंगे, फ्रुक्शियर के बाद मुर्शिद कुली खान आएंगे, ये भी ध्यान आप लोगों के रखेंगे। जिस तरह आप लोगों के फ्रुक्शियर आएंगे और फ्रुक्शियर के बाद ही आप लोगों का ये जो मुर्शिद कुली खान होगा, ये क्या करेगा, ये अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देगा। ये ध्यान रखना, खुद को ये इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। पहले ये मुगलों के अधीन होता था, अब ये क्या करेगा, अब ये देखता है कि मुगलों की जो शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, जिसे अभी तक कहा जा रहा था बंगाल का सूबेदार, वो अब बन जाएगा बंगाल का फर्स्ट नवाब। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल आप लोगों का बनेगा मुर्शिद कुली खान। ये कब से लेके कब तक रहता है, 1713 से लेके रहेगा 1727 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। तो इसने एक शहर की भी स्थापना की थी। मुर्शिद कुली खान के बारे में ही थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आप लोगों ने। इसके द्वारा ही एक शहर की स्थापना की गई थी। ही फाउंड ए सिटी, इसने एक शहर की स्थापना की थी अपने ही नाम कर, विच इज़ नोन एज मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इसे कहा जाता है। और इस पर्सन के द्वारा जो कैपिटल हुआ करती थी ढाका उस समय, उसको शिफ्ट किस में किया, इसने बंगाल की कैपिटल को इसने मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। पहली बार शिफ्ट हो रही है, ये ध्यान रखिए आप लोग इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद 1723 में जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 1723 में आप लोगों का बनेगा नेक्स्ट, जिसका नाम होगा शुजाउद्दीन। नोट डाउन कर लो आप लोग, साथ साथ हिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक पढ़ रहे हो साथ साथ, ठीक है। शुजाउद्दीन होंगे आप लोगों के, ये बनेंगे नेक्स्ट बंगाल के नवाब। इनके बाद सरफरोज खान बनेंगे, ये भी पर्सन हैं आप लोगों के, सरफरोज खान।
इनका जो समय काल रहता है इसका आप लोगों का रहेगा 1727 से 30 का, क्योंकि ये 1727 तक रहता है। तो 1727 से लेके 1730 तक बंगाल के ये नवाब रहेंगे। 1730 से लेके 1740 तक, 39 तक ये होगा, 1739 से लेके 1740 तक रहेंगे आप लोगों के सरफराज खान। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, सरफराज खान के साथ एक घटना होती है कि अभी इस पर्सन को अपना कार्यकाल या इसको अभी नवाब बने 1 साल हुआ नहीं था। इसका एक सेनापति हुआ करता था जो कि इसका कज़न भी था, उसी ने सरफराज के खिलाफ एक रिवॉल्ट किया था। क्वेश्चन पहला आएगा आप लोगों को कि बंगाल में पहला रिवॉल्ट उसी के शासक के अगेंस्ट किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना इसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट हुआ था आप लोगों का अलीवर्दी खान के द्वारा, और अलीवर्दी खान ने इसके ऊपर 1740 में एक अटैक किया था। ठीक है, और ये जो अटैक हुआ था एक प्रसिद्ध युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ घेरिया। ये मैं उन स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ जिन्होंने मेरे पास अभी तक हिस्ट्री पढ़ी है। बैटल ऑफ घेरिया, बैटल ऑफ घेरिया किस किस के अंतर्गत हुआ था? सरफराज, ठीक है, सरफरोज या सरफराज कुछ भी कह सकते हैं, सरफरोज खान के साथ हुआ था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कौन था? इसका एक सेनापति, इसी का एक कज़न हुआ करता था। इसी ने इसके अगेंस्ट ठीक 1 साल इसके नवाब बनने के बाद इसके अगेंस्ट इसको कर दिया था। ये इसमें डिफीटेड हो जाता है और ये इसमें विनर होगा आप लोगों का। तो सरफराज खान को हराने के बाद नेक्स्ट नवाब बनेगा बंगाल का, उसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन के रहेगा 1740 से लेकर 1756 तक। ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन क्यों की जा रही है? इसके बारे में इसलिए डिस्कशन की जा रही है क्योंकि जो आपका अलीवर्दी खान था ये एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन था जिसने अंग्रेज़ों के मंसूबों को पता कर लिया था। इसने इस बात को जान लिया था कि जो ब्रिटिशर हैं ये भारत में आए तो व्यापार करने हैं, लेकिन इनका भारत में आने का उद्देश्य व्यापार करना ना होके इनका उद्देश्य है भारत में अपना डोमिनेंस या अपना अधिकार जमाना। ठीक है, व्यापार के आड़ में। बस यही कारण था अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स के बारे में एक फेवरेट क्विट भी लिखा है। ये आप लोग अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके द्वारा कहा गया है कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बी। जो ब्रिटिशर हैं आप लोगों के, इनका स्वभाव किस तरह का है? इनका स्वभाव मधुमक्खियों की तरह है। अगर आप इन्हें पालेंगे तो या आप इनका फेवर करेंगे तो ये आप लोगों को ढेर सारा शहद या ढेर सारा फ़ायदा आप लोगों को पहचानेंगे देंगे। अगर आप इनके अगेंस्ट जाते हैं या आप लोग इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये आप लोगों को काट काट कर मार डालेंगे या बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ तक आप लोगों की जितनी भी सिचुएशन थी अभी भी अंडर कंट्रोल थी। किसी भी तरह से आप लोगों के जो अंग्रेज़ थे वो भारत को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। तो अंग्रेज़ अभी भी केवल और केवल व्यापारी के रूप में भारत में कार्य कर रहे थे। अंग्रेज़ों की भारत में व्यापारी से अधिकार करने की जो शुरुआत होती है वो यहीं से कुछ स्टार्ट होगी। हालात कब बिगड़ेंगे? हालात बिगड़ेंगे जब आप लोगों का नया यहाँ पे नवाब बनेगा जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला। जब आप लोगों का सिराजुद्दौला नवाब बन के आएगा बंगाल का, बस यहीं से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1756 से लेके रहता है 1757 का, और इसके समय काल में एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई भी लड़ी गई है। इसी के कार्यकाल में अंग्रेज़ जो थे आप लोगों के, इन्होंने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने, याद रखना आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में और जो फ्रांसीसी थे आप लोगों के, इन्होंने चंद्रनगर जो उस समय बंगाल का होता था, चंद्रनगर की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी मतलब उस जगह को घेरना और उसके तरफ चारों तरफ
किलेबंदी करना, यानी चार दीवारी की तरह बैठ जाना, ये कहलाती है। ठीक है, अंग्रेज़ और फ्रेंच, ठीक है, ये याद रखना। बंगाल में जो आप लोगों के अंग्रेज़ थे और जो फ्रेंच थे, कर रहे थे भारत में व्यापार। ठीक है, अंग्रेज़ कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और जो आप लोगों के फ्रेंच थे वो कर रहे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करते करते कलकत्ता को घेरना शुरू कर दिया। इनको देखते देखते जो आप लोगों के फ्रेंच थे, इन्होंने भी सोचा कि हम भी कुछ करते हैं, इन्होंने भी चंद्रनगर को घेरना स्टार्ट किया। इसी बात से आप लोगों का नाराज़ होगा जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इन सबको एक अलर्ट देता है, एक तरह से धमकी चेतावनी देता है कि आप लोग ब्रिटिशर्स को और आप लोगों के फ्रेंच को कि आप लोग कलकत्ता और चंद्रनगर की घेराबंदी करना बंद कर दीजिए। जो आप लोगों के फ्रांसीसी थे, इन्होंने तो किलेबंदी करना कर दिया बंद, लेकिन जो आप लोगों के ब्रिटिशर थे, इन्होंने कलकत्ता की जो किलेबंदी थी वो करना बंद नहीं किया। इसी कारण सिराजुद्दौला ने इसी चीज़ से नाराज़ होकर 1756 में इसने क्या किया, कलकत्ता के जो कासिम बाज़ार होगा आप लोगों का, वहाँ पे अधिकार कर लिया। कलकत्ता का उस समय का फेमस एक बाज़ार हुआ करता था जिसका नाम था कासिम बाज़ार। अंग्रेज़ यहाँ पे व्यापार किया करते थे, तो कासिम बाज़ार के ऊपर अधिकार किया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा। और एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इसी के द्वारा फोर्ट विलियम पे भी अधिकार किया जाता है। ठीक है, एक किला हुआ करता था फोर्ट विलियम नाम का अंग्रेज़ों का, उसके ऊपर भी सिराजुद्दौला ने क्या किया, अधिकार किया। ठीक है, इसी के समय काल में 1756 में एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, जो अंजाम दी गई थी 20 जून 1956। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। 20 जून 1756, ठीक है, 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की घटना यहाँ पे घटेगी जिसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको अंजाम दिया जाएगा सिराजुद्दौला के द्वारा 20 जून 1756 में। माना जाता है कि जो भारतीय थे और जो बंगाल के नवाब थे, इन्होंने इस घटना को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई भी घटना बंगाल या आप लोगों के आसपास किसी भी जगह पे नहीं घटी थी। लेकिन जो आप लोगों के अंग्रेज़ होंगे, इनका मानना था कि ऐसी घटना घटी है और हमारी जो जितने भी अंग्रेज़ थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, और ये इस घटना को ये नाम देंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये घटना थी क्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये घटना थी क्या जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो याद रखना 20 जून 1756, 20 जून 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम फेमस उस समय हुआ करता था, उसी में जब आप लोगों के सिराजुद्दौला हैं, इन्होंने जब इसके ऊपर अधिकार कर दिया तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के कुछ अंग्रेज़ थे, ठीक है, उनके कुछ वर्कर थे, साथ में कुछ अधिकारी थे, जिनकी टोटल संख्या मानी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा 146, कि 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम्स में कैद कर दिया। ठीक है, और कैद किस में किया, एक कमरे में, जो कि कमरा हुआ करता था 18x15 का आप लोगों का। ठीक है, 18x15 के एक डायमेंशनल डार्क रूम या अंधेरी कोठरी में इन 146 लोगों को या इन 146 ब्रिटिशर्स को 2 दिन के लिए इसने बंद रखा। 2 दिन के बाद जब इस कमरे को खोला गया, जब इस कमरे में लोगों को देखा गया, तो माना गया था उनके द्वारा कि 123 जो आप लोगों के ब्रिटिशर्स थे, 123 जो आप लोगों के अंग्रेज़ थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनमें से बचे सिर्फ 23 लोग। 23 लोग ही इसमें से जीवित बच पाते हैं और 123 लोग आप लोगों के मर जाते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। विलियम हॉलवेल के द्वारा ही इस पूरी घटना को लिखा जाता है और पूरी घटना को बताया जाता है अंग्रेज़ों को कि हमें 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम के एक 18x15
कमरे में 2 दिन के लिए सिराजुद्दौला के द्वारा हमारे 146 लोगों को कैद किया गया है और उस कैद में मैं भी एक शामिल था। और जब इस कमरे को 2 दिन के बाद खोला गया तो उसमें से 123 लोग जिनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे, सिर्फ बचे 23 लोग। तो इसी घटना को बताया गया, नाम दिया गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो इसी चीज़ से आप लोगों के नाराज़ हुए थे अंग्रेज़। अब आगे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, वो होगी 1757। 1757 में इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी से नाराज़ होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ब्रिटिशरों के द्वारा एक बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त करके भेजा जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में बनकर आएंगे आप लोगों के यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, जिनका नाम होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही भारत में आएंगे, जैसे ही बंगाल में आएंगे तो ये क्या करेंगे, सीधा अटैक करेंगे किसके ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर। और इनके बीच में एक लड़ाई लड़ी जाएगी जिसे कहा गया है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आप लोगों की 1757 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर बन के आया था, पहला गवर्नर बन के आया था, और दूसरे थे आप लोगों के सिराजुद्दौला। इसमें विनर होंगे रॉबर्ट क्लाइव और आप लोगों के सिराजुद्दौला होंगे लूजर। ओके, माना जाता है कि ये भारत का दूसरा प्रसिद्ध, सबसे फेमस वॉर मानी जाती है, दूसरा प्रसिद्ध युद्ध भारत का है, माना गया है इसको। ठीक है, ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। सेकंड बैटल ऑफ, जो आप लोगों की फर्स्ट बैटल थी, प्रथम प्रसिद्ध युद्ध भारत में कौन सा हुआ था, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रख लिए। तो उसका नाम था सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। त्राइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ये त्राइन का दूसरा युद्ध फेमस क्यों हुआ था भारत में, ये भारत में इसीलिए फेमस हुआ था कि इसी में भारत में जो आप लोगों का हिंदू शासन था वो भारत से समाप्त हुआ था। क्योंकि जो आप लोगों के मुस्लिम शासक जैसे ही आए थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो आप लोगों के थे, जिनके द्वारा पृथ्वीराज को पराजित करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। क्यों माना जाता है सेकंड बैटल ऑफ त्राइन को भारत का प्रथम प्रसिद्ध युद्ध, क्योंकि इसमें हुई थी मुस्लिम राज्य की स्थापना, मुस्लिम शासन की स्थापना, और ख़त्म हुआ था आप लोगों का हिंदू साम्राज्य या हिंदू शासन। पृथ्वीराज चौहान वो हारे थे किसके हाथों, वो हारे थे आप लोगों के मोहम्मद गोरी के हाथों। अब होगी बात पहले युद्ध की। दूसरा युद्ध क्यों प्रसिद्ध हुआ था, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। दूसरा प्रथम या दूसरा प्रसिद्ध युद्ध इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से हुई थी ट्रांजिशन, मुस्लिमों के हाथों से शासन जाएगा कहाँ पे, मुस्लिमों या मुस्लिम्स के हाथ से शासन जाएगा आप लोगों का सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में। सेकंड बैटल ऑफ त्राइन में क्या होता है, हिंदुओं के हाथ से या हिंदू शासकों के हाथ से शासन जाएगा मुस्लिमों के हाथ में, बट बैटल ऑफ प्लासी में सीधा शासन जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में। किसके द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। इसी चीज़ को ही माना जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा 200 साल का शासन किया गया। 200 साल शासन करने को हम इसी चीज़ को कहते हैं अंग्रेज़ों के पास, इसीलिए हम इसको कहा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने कितने साल शासन किया था। भारत में अंग्रेज़ों ने 200 साल शासन किया था, 1757 से 1947 तक। ठीक है, यहीं से माना जाता है। अब हम बात कर रहे थे प्लासी के युद्ध की, बैटल ऑफ प्लासी, जो आप लोगों का लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव के साथ आप लोगों के सिराजुद्दौला के बीच में। क्यों ये ऐसा हुआ, तो प्लासी का युद्ध आप लोगों ने याद रखना है क्यों था। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है और ये लड़ा गया था 1 घंटे 30 मिनट तक। सिराजुद्दौला की हार का सबसे मुख्य रीज़न इसमें क्या माना जाएगा, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य रीज़न इसमें माना जाएगा, इसमें जो 2 पर्सन थे, एक था इसका कमांडर जिसे कहा जाता है सेनापति, उसका क्या नाम था, इसका जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर, और इसका एक मंत्री हुआ था जिसका नाम था राय दुर्लभ।
सिराजुद्दौला के अनुसार ये प्लासी का युद्ध इसके फेवर में लड़ रहे हैं, बट जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है तो ये फेवर किसका कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, तो ये साइड अपनी चेंज करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है प्लासी के युद्ध में अगेंस्ट कौन हो गए थे, तो मीर जाफर और राय बहादुर, ये इसका सेनापति था, ये इसका मंत्री था। बट इसके फेवर में भी 2 पर्सन लड़े थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अगेंस्ट हुए थे तो फेवर में भी इसके हुए थे। तो फेवर में एक इसके हुए थे, एक का नाम था मीर मदान और दूसरों का नाम था मोहन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी इस पूरे युद्ध में लड़ते लड़ते। ठीक है, सिराजुद्दौला की इसमें मृत्यु हो जाती है और नया बनेगा अब बंगाल का नवाब, जिसका नाम होगा मीर जाफर। मीर जाफर ये बनेगा नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। 1757 से लेके 1760 तक भारत का या आप लोगों के बंगाल का जो नया बन के आएगा वो होगा आप लोगों का यही पर्सन। तो ध्यान रखना आप लोगों ने इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली है, प्लासी का युद्ध हमने देख लिया। इसके बाद 1760 में आप लोगों का मीर कासिम बन के आएगा बंगाल का नवाब। 1760 में जब मीर कासिम आएगा तो इसका टाइम पीरियड 1760 से लेकर 63 तक 3 साल तक करेगा। तो इस पर्सन के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजों के अगेंस्ट जो नवाब गया था उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम शुरू से ही अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रहा था और यह अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ही रहा था। अंग्रेज़ों को हराने के लिए इस पर्सन के द्वारा 3 जगह की विज़िट की जाती है। फर्स्ट आप लोगों का होगा लखनऊ, ठीक है, और वहाँ पे जाएगा या अवध के नवाब के पास, और भारत के जितने भी मुग़ल बादशाह जो आप लोगों के हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनके पास जाएगा और इनसे कहेगा कि हमारी शक्ति कमज़ोर हो रही है और हम चाहते हैं कि भारत में फिर से मुग़ल डायनेस्टी आए और हम लोग फिर से भारत में शासन करें। तो इस पर्सन के द्वारा अलग अलग संदेश भिजवाए जाते हैं अपने जो भी इनके पर्सन होते थे। बट इस बात का पता चल जाता है किनको, इस बात का पता चल जाएगा आप लोगों को, अंग्रेज़ों को। जैसे ही अंग्रेज़ों को इस बात का पता चलता है तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, मीर कासिम जो आप लोगों का उस समय बनाया गया था नवाब, इसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। 1764 में इतनी सी बात है। 1764 में एक और लड़ाई लड़ी जाएगी। 1764 में एक लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई का क्या नाम होगा? 1764 में आप लोगों की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, फेमस लड़ाई होगी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी जाएगी, ये आप लोगों का जो मीर कासिम है, ये अपने साथ इसने जो एकजुट किए हुए थे पर्सन, जिनमें से एक थे आप लोगों के शाह आलम, जो उस समय हुआ करते थे भारत के मुग़ल बादशाह। इसके बाद आप लोगों को मीर कासिम जो हुआ करता था उस समय क्या, ये अवध नवाब हुआ करता था बंगाल का, और आप लोगों के शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब हुआ करता था ये पर्सन। ठीक है, ये तीनों पर्सन अगेंस्ट लड़ते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स की तरफ से बैटल ऑफ बक्सर में मेन लीड करेगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो पर्सन था वो सेनापति हुआ करता था किसका, अंग्रेज़ों का उस समय। हेक्टर मुनरो इसमें इन तीनों को हरा देगा, विनर बनेगा ये, और तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, ये लूज़र होंगे। ठीक है, हेक्टर मुनरो। तो इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 1765 में क्या होगा आप लोगों का। 1765 में अगेन रॉबर्ट क्लाइव बन के आएगा भारत में, फिर से बंगाल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में आप लोगों ने। ये क्या करेगा, 1765 में एक संधि करेगा जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में होगी, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसलिए की जाती है ताकि अगेंस्ट अंग्रेज़ों के कोई खड़ा ना हो सके। ये आप लोगों की रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है
और आप लोगों के जो दो पर्सन थे, जिनमें एक मुग़ल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और सेकंड पर्सन आप लोगों के अवध का नवाब जिसका नाम है शुजाउद्दौला, इनके बीच में। ठीक है, ओके। और यहाँ से आप लोगों ने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोगों की ये संधि होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसी संधि में अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू को जनरेट करना स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, फर्स्ट टाइम जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इनको अधिकार प्राप्त हुआ रेवेन्यू जनरेट करने का। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि रेवेन्यू जनरेट अंग्रेज़ों के जो अधिकार मिला था किस संधि के बाद हुआ था? इलाहाबाद संधि जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के अंतर्गत हुई थी, वहाँ से इनको एक अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ से इनको ये राइट मिलता है कि ये लोग बंगाल, ये लोग बिहार और यही पर्सन उड़ीसा। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के माइंड में एक और चीज़ आती है कि जो आप लोगों का बंगाल है ये काफ़ी रिच है, उस समय काफ़ी संपन्न है, हर तरह से संपन्न है, तो क्यों ना इसको लूटा जाए और यहाँ से जितना भी पैसा है वो ब्रिटिश को भेजा जाए। तो 1765 से लेके 1772 तक सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आप लोगों को कि डायरकी इन बंगाल, डायरकी इन बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा अप्लाई किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 से लेकर 1772 तक अप्लाई किया गया था। इसके अनुसार जो बंगाल के लोग हैं वो दो तरह का टैक्स देंगे। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को होगा। एक टैक्स दिया जाएगा आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरा जो टैक्स दिया जाएगा वो वहाँ के जो भी स्थानीय शासक होगा, लोकल रूलर जो वहाँ का होगा, उसको दूसरा टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय शासक या स्थानीय रूलर जो होगा उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि द्वैध शासन जब बंगाल में अप्लाई किया गया था उस समय वहाँ का लोकल शासक या लोकल रूलर कौन था? तो आप लोगों ने याद रखना है, उस समय जो हुआ करता था उसका नाम था रॉय दुर्लभ। ठीक है, जो भी टैक्स राय दुर्लभ को दिया जाता था उसका भी 81% ये किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 19% ये अपने पास रखता था। ये भी ध्यान आप लोगों ने याद रखना है। तो 1765 से लेकर 1772 तक जब तक बंगाल में द्वैध शासन रहा था तो अंग्रेजों के सबसे अमीर, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के सबसे अमीर, सबसे संपन्न राज्य को गरीब बनाया गया था, क्योंकि इसी समय काल में जो आप लोगों का रॉबर्ट क्लाइव था उसने काफ़ी हद तक टैक्स वसूल किया, काफ़ी हद तक यहाँ से जितना भी यहाँ पे जो भी था संपन्न, जितना भी था, जितना पैसा था, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब उड़ा के ले गया कहाँ पे? ब्रिटिश को। ठीक है, तो 7 साल का पीरियड किस नाम से जाना जाता है? लूट ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजों की मनमानी जो आप लोगों की स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो 7 साल के पीरियड को कहा गया है लूट ऑफ इंडिया, और यहीं से स्टार्ट की थी रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से लेकर 1772 तक अपनी मनमानी, जिसके कारण इसने भारत के सबसे संपन्न राज्य को सबसे गरीब राज्य घोषित कर दिया था। इसी की जो आलोचना हुई थी वो आप लोगों की यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई। यूरोपियन कंट्रीज़ ने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह भारत में जाके भारत के लोगों को, भारत के राज्यों को लूट रही है, कि भारत में वो व्यापार कर रही है लेकिन इंटेलिजेंट वे में। उसका मेन यही है कि भारत से किसी तरह भारत का धन निकाल लिया जाए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी प्रशासन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो आप लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो भी आप लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी के ऊपर अब डायरेक्ट करेगी इन्वॉल्वमेंट। 1772 तक
ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ करता था। वो सीधा इसको 15-15 साल का एग्रीमेंट देती थी व्यापार करने का, और इसी का फ़ायदा उठाते थे कि इनको तो कोई पूछता नहीं है। तो अब क्या करेगी जो आप लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये डिसाइड करेगी कि इंटरफेयर करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ये कहेगी इनके द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए कुछ रूल्स तैयार किए जाएंगे, और इन्हीं रूल्स के अंतर्गत जो आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो क्या करेगी, भारत में व्यापार करेगी। जैसे ही बात हुई नियम की, जैसे ही बात होती है रूल्स की, कानून की, रेगुलेशन की, तो यहीं से आप लोगों का जन्म होगा इंडियन पॉलिटी का। तो याद रखना, द्वैत सेशन के बाद ही बंगाल से ही भारत में शुरुआत होती है, जन्म होता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहला क्या कार्य किया गया था, पहले उसने डायरकी ऑफ इंडिया बंगाल को, जो भी बंगाल में द्वैत शासन था, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1772 में यहाँ पे एक नए बन के आएंगे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर बन के आएंगे किस, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, और याद रखना आप लोगों ने, इन्हीं के द्वारा बंद किया गया था किस चीज़ को, द्वैत शासन को। ठीक है, लेकिन टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उसको अभी भी कलेक्ट किया गया था। जो भी पर्सन इस टैक्स को कलेक्ट करेगा उसे क्या नाम दिया जाता था, उसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है इसको किसने स्टार्ट किया था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के, यहीं से कंट्रोल स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं से स्टार्ट होगी आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास की। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। हम पढ़ेंगे 1773 से लेके 1950, जब तक आप लोगों का भारत में भारतीय संविधान लागू नहीं होगा, सब चीज़ हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो अभी से हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके कितने फेज थे, तो याद रखना इसके 2 फेज थे। द फर्स्ट इज कंपनी लॉ एंड द सेकंड इज क्राउन लॉ। कंपनी लॉ जिसे कहा जाता है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन भारत में कब से लेके कब तक, 1775 से लेके 1857। फिर यहाँ पे क्राउन लॉ, क्राउन का जो शासन था वो कब से लेके कब तक रहेगा, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे कंपनी लॉ की। जो कंपनी लॉ आप लोगों का स्टार्ट होगा 1775 से, तो 1857 पे जाके ये ख़त्म होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। पहला इनके द्वारा इनके लिए रूल पास किया गया कि आप लोगों को जो व्यापारिक अधिकार होंगे वो सिर्फ 20 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। आफ्टर 20 ईयर ये फिर से क्या होंगे, रिन्यू फिर से होंगे। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। 1773 का जो आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत पहला काम हुआ। ठीक है, इसी के तहत पहला काम ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी गोट ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर, 20 वर्ष का इनको एक अधिकार दिया गया, किस चीज़ का, व्यापार करने का भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम, ठीक है,
जो आप लोगों का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल विकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कौन था आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वॉरेन हेस्टिंग, नाम आप लोग इनका जानते हैं। और पहला कौन था, पहला भी यही था। आखिरी और पहला कौन था आप लोगों का, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ से इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से सीधे पूछे जाते हैं। 1774 में क्या होता है, 1774 में भारत में एस्टेब्लिश किया जाएगा आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, जिसमें आप लोगों का एक चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है, और चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो यह ध्यान रखना, पहले जो बने थे उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फे। ठीक है, इसके साथ 3 अन्य जज हुआ करते थे। कौन थे वो, द फर्स्ट इज लॉर्ड हाइट, सेकंड इज लॉर्ड चैम्बर, थर्ड जो होंगे आप लोगों के उनका नाम था लॉर्ड लिमांस्टर, लॉर्ड लिमांस्टर। ओके, और जो आप लोगों के बॉम्बे और मद्रास, इसके जो गवर्नर हुआ करते थे वो अब किसके अंतर्गत होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के रहेंगे, इसके अधीन रह के ये काम करेंगे। इनको प्रशासनिक डिसीजन लेने का अधिकार था। जो आप लोगों के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनको जितने भी भारत के जो भी बंगाल के प्रशासनिक अधिनियम थे उनको लेने का अधिकार था। तो वॉरेन हेस्टिंग जो आप लोगों के होंगे ये भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये क्या करेंगे, अपनी गलत जो भी शक्तियाँ होंगी, जो भी इनकी पावर्स थी, उनका गलत प्रयोग करेंगे। और इनकी मित्रता यहाँ पे होगी लॉर्ड एलिजा इम्फे के साथ। और इनके द्वारा क्या किया जाएगा, लॉर्ड इम्फे के लिए जो भी आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ऑर्डर दिए जाते थे, लॉर्ड हिम्पे क्या करता था, उसको मान लिया करता था। तो इसका जब एक बार विरोध किया गया, विरोध किसने किया, 3 लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये पर्सन अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसका विरोध किया था 3 पर्सन ने, इनमें से एक का नाम था नंद कुमार, एक का नाम था चैत सिंह, और एक थी आप लोगों की घसीटी बेगम। ठीक है, अगर आप लोग नेट सेट का पेपर देते हैं तो वहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन पर्सन थे, कहाँ से थे, क्या करते थे। ठीक है, बट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने जब इसका विरोध किया तो इस जो आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने क्या किया, सीधा जाके लॉर्ड इम्फे को ऑर्डर दिया कि ये मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं, इनको सीधी फांसी की सज़ा दो। तो लॉर्ड इम्फे के द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यही बात कि जो आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग है, इनके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, इनके साथ क्या होता है कि जैसे ही इस बात का पता चलता है ब्रिटिश सरकार को कि जो आप लोगों के हेस्टिंग हैं ये अपनी पावर्स का गलत प्रयोग कर रहा है, तो अपनी पावर का गलत प्रयोग ना करे, इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। उससे पहले आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि 1773 में एक एक्ट पास हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके अंतर्गत भी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए एक नया एक्ट पास किया गया, जिसे नाम दिया गया 1780 का एक्ट। ठीक है, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट संशोधन नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है।
कि ये क्या था। तो 1781 का जो आप लोगों का एक्ट था ये किसके लिए किया गया था, 1773 में कुछ जो 1773 का जो अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी कमियों को दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि 1784 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँचते हैं वो 1784 का, ताकि वॉरेन हेस्टिंग भी अपने गलत प्रयोग ना कर सके। तो जो आप लोगों की पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया गया था इसको, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नर जनरल अपनी, ठीक है, याद रखना इसके बारे में कि जो आप लोगों का गवर्नर जनरल होगा वो अपनी गलत प्रयोग ना करे अपनी पावर्स का, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड क्या बनाया गया, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का जितना भी कंट्रोल था वो किया गया एस्टेब्लिश किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, या आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग की पावर को कंट्रोल करने के लिए इस बोर्ड को किया गया था सुनिश्चित। इस बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों के मेंबर हुआ करते थे, टोटल कितने, 6 मेंबर हुआ करते थे। इनके बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार हुआ करते थे जैसे ट्रेड का और आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का, इनको अलग अलग कर दिया गया। अब ट्रेड अलग कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को टोटल अलग कर दिया गया, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे आप लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनके साथ हुआ करती थी आप लोगों की जुडिशरी। इसको भी क्या किया गया, इसको भी अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि 1785 में जो आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग होंगे इनको वापस भेज दिया जाता है लंदन या बैक टू ब्रिटिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाएगा। इम्पीचमेंट को आप लोग जानते हैं कि इम्पीचमेंट आप लोगों की क्या हुआ करती है, महाभियोग जिसे आप लोग जानते हैं। महाभियोग की थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। जो आप लोगों का राष्ट्रपति होता है उसको पद से निकालने के लिए या पद से बर्खास्त करने के लिए आप लोगों का महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, या पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाता है। 1785 में आप लोगों के एक पर्सन होंगे, इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रखेंगे रोल, इनका नाम होगा एडमंड वर्क। एडमंड वर्क के द्वारा ही वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट लगाई जाती है। सिर्फ एक मात्र ऐसे गवर्नर जनरल हुए थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग का प्रयोग किया गया था। तो ये ध्यान रखना किसने किया था, एडमंड वर्क के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आगे बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर तो 1793 का एक चार्टर एक्ट आप लोगों का पास होके आएगा। इसमें भी कुछ संशोधन किए जाएंगे, कुछ एक सेपरेट किया जाएगा पावर्स को। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो ट्रेड जो आप लोगों का होगा उसको एक्सटेंड किया गया 20 ईयर के लिए, ठीक है। तो याद रखना 1773 के बाद 1793 में आया था। 20 ईयर के लिए फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट संशोधन, कि जितने भी आप लोगों के ऑफिसर होंगे, ब्रिटिशर ऑफिसर होंगे, अब उनकी जितनी भी सैलरी होगी वो कहाँ से पे की जाएगी, सैलरी पेइंग फ्रॉम इंडिया। पहले सीधी ये इनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो आप लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन से भेजती थी, बट अब यहाँ से ही इनकी सैलरी को दिया जाएगा, ठीक है। और ये दी जाएगी आप लोगों की भारतीय राजस्व से। इसके बाद 1793 में इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ICS आप लोगों का फाउंड हुआ था। ICS वाज फाउंडेड, इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसी कारण ये भी ध्यान रखना कब किया गया था, 21 अप्रैल 1993 को, 1793 को। इसी कारण आप लोगों का 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल डे, ठीक है, सिविल सर्विस
डे आप लोगों का इसीलिए मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। क्वेश्चन आप लोगों का इसके ऊपर सीधा पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, हु इज़ फादर ऑफ आईसीएस। आईसीएस के फादर किन्हें कहा गया था? आईसीएस के फादर बने थे आप लोगों के लॉर्ड कॉर्नवेल्स। लॉर्ड कॉर्नवेल्स आप लोगों के क्या कौन थे? तो ये उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद यही पर्सन आएंगे। 1793 में इन्हीं के द्वारा एक और चीज़ की भी एस्टेब्लिश की जाएगी। किस चीज़ की? रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस की। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की 1793 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद 1813 का आप लोगों का चार्टर एक्ट पास होके आएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट जो आप लोगों का राजलेख अधिनियम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत आप लोगों की जो भी क्रिश्चियंस मिशनरीज थी आप लोगों की, वो भारत में आएंगी। वो भारत में क्यों आएंगी? भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम आप लोगों के क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। ठीक है, इसके बाद याद रखना आप लोगों ने, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ उसमें हुई थी कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है या भारत की जो इंडियन एजुकेशन है उसके ऊपर, ठीक है लिख लो सीधा, 1 लाख रुपीज़ पर एनम was sanctioned for Indian education। ठीक है, 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से भारतीय एजुकेशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। 1813 के चार्टर एक्ट में ये पास हुआ था। ट्रेन मोनोपोली ऑफ इंडिया एक्सटेंड हुई थी कितने साल के लिए? 20 साल के लिए फिर से, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। कंपनी का एस्टेब्लिश कर लिए गए थे, कंपनी के जितने भी अधिकार थे उनको बंद कर दिया गया था, 2 ही अधिकार इसके रखे गए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। 2 अधिकारों को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया था। अधिकार 2 कौन कौन से थे? एक तो आप लोगों का होगा ट्रेड ऑफ टी, कि अब कंपनी सिर्फ करेगी ट्रेड किस चीज़ का? ट्रेड ऑफ टी करेगी, और इसके साथ कंपनी आगे करेगी ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं 1813 तक। 1813 से कल हम पढ़ेंगे 1857 की इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं अपनी किताब से या कहीं से भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को काफ़ी एक इजी वे मिलेगा। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंप्लीट होंगे। तो कल हम पढ़ेंगे आगे का, टू बी कंटिन्यूड फॉर टुमारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।